नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में पढ़ लिया है और उसकी जो भी मुख्य सहायक नदियां उसको भी हम लोगों ने देखा। और उससे पहले हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी? हमने बात की थी गंगा नदी तंत्र के बारे में। यानी कि ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारा वीडियो पेट स्पेशल वीडियो है, यानी कि पेट को फोकस करते हुए बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी में आपका सहयोगी होगा। एसएससी के हो लोग या +2 के लोग हो, यूपीएससी के लोग हो, इन सभी में काम आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड हैं वो आपको मिल जाएंगे और लगातार आपको वीडियो मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको हिस्ट्री का भी वीडियो मिलेगा और पॉलिटिकल और इकोनॉमी का भी हम बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं। और जो हमारा जीके का स्टैटिक जीके का पोर्शन है जो पेट में पर्टिकुलर डाला गया है 10 नंबर का, उसके बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर के भी हम लोग यहाँ पर 10 आपके वीडियो लेकर आ रहे हैं पूरा, यानी कि सिलेबस आपको 10 तारीख तक। और हमारा जो टाइम लिमिट, क्योंकि 20 अगस्त जो आपकी डेट है वहां पर आपको एग्जाम लिखा गया है कि 20 अगस्त तक आपका एग्जाम होगा। तो प्रयास यही है कि हम लोग यहाँ पर 10 अगस्त तक लगभग काफी कुछ काम कर लेते हैं, जिसके बाद हमारा लास्ट 10 डेज जो होगा प्रैक्टिस सेशन का होगा, तो हम वहां पर प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको यहाँ पर बस बिंदास तरीके से पूरी मेहनत करके इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है और बस शिद्दत से लग जाइएगा। हर वीडियो आपको मैं दूंगा सिलेबस अकॉर्डिंग, क्योंकि नदियों का पेट में पड़ा हुआ है सिलेबस, नदियों का टॉपिक पड़ा हुआ है, इसलिए नदी हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है अपन को। ठीक है, तो चलो बस शुरू कर देते हैं नदियों के बारे में। बस एक सेकंड, चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं नदियों के बारे में। तो नदियों के बारे में से हमारा ब्रह्मपुत्र बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मपुत्र के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा ब्रह्मपुत्र के बारे में क्या क्या हो सकती है, क्या क्या चीजें हैं। देखिए, क्वेश्चन हर नदी के बारे में जब पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन आएगा उद्गम, सोर्स क्या है, ओरिजिन कहां से नदी निकल रही है। ये क्वेश्चन तो कॉमन सेंस वाला है साहब, यहाँ पे उद्गम के बारे में पढ़ रहे होंगे आपका, ठीक है ना। अब क्योंकि ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ते हैं साहब, आप ब्रह्मपुत्र का नाम सुनते हैं, चाइना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं साहब, अगर हमने सिंधु नदी के साथ में छेड़छाड़ की पाकिस्तान को पानी को लेकर के, तो चीन ब्रह्मपुत्र नदी के साथ छेड़छाड़ करेगा। और ब्रह्मपुत्र की वजह से भारत में असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, अक्सर इनमें बाढ़ भी आती रहती है। लेकिन आज बात करते हैं जो हमारा ये आपका नदी है, आपकी सिंधु नदी है, आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। ये नदी जो है आपकी, ये आपकी चोंगो-लुंगमा ग्लेशियर के पास से निकलती है। चोंगो-लुंगमा ग्लेशियर के पास से ये नदी निकलती है, ये कह सकते हो। दूसरा कह सकते हो मानसरोवर, जो आपका कैलाश मानसरोवर है उसके पास से इसका उद्गम माना जाता है। ये आपका दिया गया है, यारलुंग कह सकते हो आपका। यहाँ से आपका कैलाश मानसरोवर है, इसी के दक्षिण वाले भाग से कैलाश मानसरोवर, इसी के दक्षिण भाग से क्या हो रही है साहब, ये नदी निकल रही है। ठीक है, चोंगो-लुंगमा बोले। इससे पहले हमने जब सिंधु पढ़ा था तो वहां हमने एक चीज बताई थी आपको कि साहब सिंधु नदी जो चोंगो-लुंगमा ग्लेशियर से वो भी निकलती है और वो साहब आपकी उत्तर की ओर जाती है और दक्षिण की ओर से ब्रह्मपुत्र निकल आती है साहब। ऐसा ही कुछ सिस्टम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण चीज बात करने जा रहा हूं, अब बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं चीज, इसको जरा समझना, थोड़ा सा इसको समझिएगा थोड़ा सा। क्या बात कर रहा हूं मैं? जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी यहां से बहती हुई आ रही है साहब। कहां से बहती हुई आ रही है साहब? आपको ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई जा रही है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है। तो जो ये तिब्बत वाला क्षेत्र, जहां पर तिब्बत में बह रही है, वहां पर इसका स्थानीय नाम है सांगपो। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत यानी कि चीन में सांगपो नदी के रूप से पुकारा जाता है। और ये शुरू होता है इंग्लिश में टी से, क्योंकि टी साइलेंट होता है यहाँ पर, इसलिए आपको थोड़ा समझना होगा। सांगपो, तो सांगपो क्या है? ये ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के रूप में बुलाया जाता है। पहला कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। जब ये प्रवेश करती है आपकी, कहां पर? आपकी भारत में प्रवेश करती है, तो यहां पर आपका एक दर्रा पड़ता है, यांगयाप दर्रा। कौन सा दर्रा? आपका यांगयाप दर्रा पड़ता है। इस दर्रे से क्या होता है, आपका भारत में प्रवेश कर रही है साहब, भारत में इस दर्रे से यहां से प्रवेश करती है नदी आपकी। और जब इस दर्रे से प्रयोग करती है, यांगयाप दर्रा है, याद रखिएगा। बाकी हम दर्रों के बारे में जब बढ़ेंगे तो वहां पे मिल ही जाएगा यांगयाप दर्रा। ठीक है, यहाँ पर ज्योग्राफी का हमारा एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहां पे आपके दर्रों का मैंने एक वीडियो पढ़ाया हुआ है, व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया था जब आपका डिजिटल बोर्ड नहीं था। लेकिन यहाँ पर भी हम बात करेंगे, यहाँ पूरा फिगर के माध्यम से लेकर चलेंगे। और हिमालय की जो वीडियो है मजा आने वाला है, क्योंकि हिमालय मैंने पूरी मैपिंग का प्रयोग किया है और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ, ये बात अलग कि आप मैप लेकर के पढ़ेंगे तो और मजा आने वाला है। चलिए यहाँ पर बात कर लें, यांगयाप दर्रा, जो यांगयाप दर्रा है पास है, यहाँ से प्रवेश करती है जब आपकी नदी, तो साहब इसको यांगयाप यानी कि जब आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है साहब, तो यहाँ पर इसे कहा जाता है दिहांग नदी। दिहांग किस नाम से जाना जाता है साहब? दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो दिहांग के यहाँ पर नाम है, याद रखिएगा, इसी ब्रह्मपुत्र का नाम है जिसे अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। कहां पर बुलाया जाता है इसको? अरुणाचल प्रदेश में साहब किस नाम से बुलाया जाता है? आपका दिहांग नाम से। यही नदी आगे की ओर बढ़ रही है, अरुणाचल प्रदेश से जब आगे की ओर बढ़ती बढ़ती आती है, असम वाले क्षेत्र में आ जाती है। कहां पर आ जाती है?
ये असम वाला क्षेत्र है। ये असम वाले क्षेत्र में जब नदी आपकी आ जाती है तो यहां पर इस नदी को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, यानी कि ब्रह्मपुत्र कहां पर नाम है इसका, असम में बुलाया जाता है। याद रखिएगा, सांगपो कहाँ, तिब्बत में, दिहांग कहाँ आपका, अरुणाचल प्रदेश में, और आपकी सांगपो नदी है को असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यही नदी जब असम से होते हुए आगे बढ़ती है और बढ़ती उसके बाद आपकी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, तो बांग्लादेश में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है जमुना के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, जमुना, यानी कि इसे किस नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हुए इसके स्थानीय नाम, ये तो हुए इसके स्थानीय नाम, और हमें पता भी है, समझ में भी आ गया कि साहब जमुना क्या है, ब्रह्मपुत्र क्या है, दिहांग क्या है, सांगपो क्या, कुछ और नहीं, एक ही नदी के नाम है, बस स्थान के अनुसार अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। क्लियर? अच्छा, तो अब हमको तो ये समझ में आ गया, इसके आगे थोड़ा सा समझते हैं। अब इससे जो फैक्ट और भी होंगे, इसकी सहायक नदियां होंगी, जैसे आपको पता है माजुली द्वीप, नदी में एकमात्र सबसे बड़ा द्वीप अगर हम कहें नदी पर स्थित द्वीप है वो माजुली द्वीप है, कहां पर स्थित, असम में है। तो इन सब के बारे में भी हम देखेंगे यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं माजुली द्वीप के बारे में, समझ लेते हैं। किसके बारे में, माजुली द्वीप के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। किसके बारे में, माजुली द्वीप के बारे में। तो माजुली द्वीप जो है ये कहां पर बना हुआ है, असम में, पहली कंडीशन तो असम में, ठीक है ना। असम में किस नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी में ही तो है आपका, किस नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में ही, ये तो असम में है आपका। असम में आपका ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद असम की आपका क्या कहा जाता है साहब, इसको सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है साहब, माजुली द्वीप, यानी कि असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है साहब। बहुत अद्भुत है साहब। 2016 में साहब इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है। किसको साहब, 2016 में इसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया माजुली द्वीप को, ध्यान रखिएगा। तो साहब ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। ये नदी जब आगे बढ़ती है आपकी, यही नदी जब आगे बढ़ती है तो साहब इस नदी की कई सहायक नदियों में से आपकी एक सहायक नदी है लोहित। क्या साहब, एक सहायक नदी है यहाँ पर लोहित। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे तो मैं समझा ही दूंगा, यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। आपने लिख जरूर लिया होगा, आशा करते हैं। ठीक है, अब जरा समझिएगा मुद्दे की बात। जब ये नदी आपकी प्रवेश कर रही है भारत में, तो यहाँ पर एक नदी आपकी आ रही है, देखो ये नदी आ रही है, अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, इसका नाम है लोहित। क्या नाम है, लोहित। ये क्या है साहब, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से, और किधर से मिल रही है, बाएं ओर से मिलने वाली नदियों में। कहाँ से, बाएं ओर से, बाएं ओर की नदियों में से आपकी एक नदी है लोहित, जो आपकी किसे मिल रही है साहब, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रही है। क्लियर? ये बात हमको समझ के रखना है, अपन को ये बात समझ के रखना है कि साहब लोहित नदी क्या है साहब, बाएं ओर से मिलने वाली है। अब जरा इसको देखिएगा, इसे खूनी नदी भी कहा जाता है। क्या नदी जाना जाता है, खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से, खूनी नदी के नाम से इसे जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें लाल रंग के अवसाद पाए जाते हैं। भैया इसमें लाल रंग इसका पाया जाता है, लाल रंग के अवसाद पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। लाल रंग के क्या है साहब, अवसाद है, और इसी कारण में इसको क्या जाना जाता है साहब, खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। किसको, लोहित नदी को। इस पर एक ब्रिज बना हुआ है। कौन सा ब्रिज बना हुआ है, ढोला सदिया। कौन सा आपका ब्रिज है, इसको थोड़ा समझिएगा, ढोला सदिया एक ब्रिज है, यानी कि पुल है, किसी नदी पर बना हुआ है, ढोला सदिया। और जिसकी लेंथ आपकी है, इसकी बात कर लेते हैं, लेंथ है वगैरह 9 पॉइंट समथिंग आपकी, 9.5 आपके किलोमीटर आपकी इसकी लेंथ है। ठीक है, इसकी 9.5 किलोमीटर क्या है, लेंथ है। लोहित नदी पर ढोला सदिया आपका बना हुआ। ढोला और सदिया दो अलग अलग जगह हैं असम और अरुणाचल में, जो दोनों के बीच में जोड़ता है आपका, और इसीलिए इसको कहा जाता है साहब। ठीक है, तो ये तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, यही हमने यहाँ पर लिख रखा था। ठीक है, आपका इसी को भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है। देखिए सदिया ढोला के बाद में बात करिए हमने, 9 एग्जैक्ट आपका देखेंगे तो 9.15 आपका किलोमीटर है, एग्जैक्ट आपका 9.15 किलोमीटर आपको पड़ता है, या ध्यान रखिएगा। इसकी लेंथ है। ढोला और सदिया, सदिया और ढोला दो अलग अलग जगह हैं। खूनी नदी के नाम से आता है, लाल नदी कहा जाता है, लोहित को किसको कहा जाता है, लोहित को। ये याद रखिएगा। माजुली द्वीप किस नदी में बसा हुआ है, याद रखिएगा, आपका ब्रह्मपुत्र नदी में है। कहां पर है, असम में है। 2016 में माजुली द्वीप को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। असम की सांस्कृतिक राजधानी के नाम पे भी इसे जाना जाता है। तो ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिए साहब। अच्छा चलो थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा और समझते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मजा आएगा, इसको नोट कर लीजिए इसको बिंदास तरीके से। चलिए, जब आपने इसको नोट कर लिया साहब, तो थोड़ा सा और समझते हैं बात को, थोड़ा सा और समझते हैं चीज़ों को, थोड़ा और समझते हैं, और इसके देखते हैं कि और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं इसकी, और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं।
आपने नोट तो जरूर ही कर लिया होगा साहब, इसकी और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उनको भी देख लेते हैं। तो लोहित एक आपकी इसकी सहायक नदी है। क्लियर, लोहित इसकी क्या है, सहायक नदी है, आपने समझ लिया है। क्या है साहब, लोहित। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो लोहित के ऊपर एक नदी और है, ये देखिए, ये तो लोहित हो गई, इसके ऊपर से एक नदी और जा रही है साहब। कौन सी नदी साहब, ये दिबांग नदी। कौन सी नदी है, दिबांग नदी। तो याद रखिएगा दिबांग भी क्या है साहब, आपकी सहायक नदी है। किसकी, दिबांग भी एक सहायक नदी है। किसकी साहब, आपकी ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्लियर। अच्छा, ये नदी आगे की ओर बढ़ रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। यहां से देखिए आपका क्षेत्र है मणिपुर के पास से, मणिपुर कह रहे हैं नागालैंड के पास से, नागालैंड से एक नदी जा रही है धनसिरी। कौन सी नदी जा रही है, धनसिरी। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। कौन सी नदी, ठीक है, धनसिरी। ध्यान रखिएगा, धनसिरी नदी जो है ये कहाँ जा रही है साहब, धनसिरी भी नदी जो है आपकी किसकी सहायक नदी है, आपकी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आगे बढ़े, और ये सारी नदियां मैं कहाँ से बता रहा हूँ, जो बाएं ओर से मिलने वाली नदियां। कौन सी, बाएं ओर से मिलने वाली नदियां। देखिए ना, ये सब बायां पोर्शन है। नदी अगर आप ऐसे बह रही है तो आप इमेजिन करो, नदी ऐसे बह रही है तो ये वाला आपका दाहिना हाथ है, तो इधर वाली जो नदियां होंगी यहाँ से मिलने वाली सब दाएं वाली होंगी, इधर वाली सब बाएं वाली होंगी। क्लियर। तो हमने यहाँ पर किसके बारे में देखा, दिबांग के बारे में देखा, लोहित के बारे में देख लिया। अब साहब देखिए यहाँ पे आकर नागालैंड से एक नदी निकल के जा रही है, धनसिरी। अच्छा, इसके बाद आप देखें तो आपका मणिपुर के पास से यहाँ से एक नदी ऐसी बहती हुई जा रही है। देखिए ये गौर से देखिए आप इसको, ये साहब नदी यहाँ से एक बहती हुई जा रही है आपका ऐसे, और इसके बाद आपका यहाँ पर जाकर मिलती है जमुना में, यानी कि ब्रह्मपुत्र में। ये कौन सी नदी है, बराक नदी है। बराक नदी यहाँ से निकलती हुई जाती है और त्रिपुरा होते हुए आपकी बहती हुई जाती है। याद रखिएगा नीचे से पोर्शन से जाती है। कौन सी नदी है साहब, बराक नदी। बराक भी किसकी सहायक नदी है साहब, बराक भी आपकी ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। बराक भी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, तो मतलब कहने का ये आपको थोड़ा सा हमने पॉइंट समझ लिया, इसको समझ लिया पॉइंट हमने। ये जो सुरमा है, देखिए बांग्लादेश में जब ये एंटर करती है बराक नदी तो एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं सुरमा। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार वो वर्ड पूछ सकता है। सुरमा, सुरमा नामक एक जगह पड़ती है जहां से क्या करती है साहब, आपकी बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। अच्छा ठीक है, तो बराक नदी, बराक है साहब, सॉरी बराक नॉट बराक, बराक नदी है साहब आपका। तो ये तो हमारी कौन सी नदियां हैं, जो आपकी बाएं ओर से मिल रही हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। लोहित हो गई ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, दिबांग हो गई ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई आपकी। इधर आपका अगर बात करें धनसिरी हो गई ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई, बराक हो गई ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। इसके अलावा भी दाहिने ओर से भी तो नदियां आ रही हैं। दाहिने ओर से कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। चलिए थोड़ा सा आइडिया लेते हैं दाहिने ओर की मिलने वाली नदियों में से। इसको मैं इरेज कर दूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, लिखते जरूर चलिएगा चीजों को। अब दाहिनी ओर से अगर मिलने वाले की बात करें हम, चल दाहिनी ओर से अगर हम बात करें, देखिए पढ़ाई का सिर्फ इतना ही मौत नहीं हुआ। वैसे भी आपको जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो ज्योग्राफी क्या है, एक साइंस की तरह चलता है। ज्योग्राफी इसकी तरह साइंस की तरह चल रहा है साहब। यहाँ पर आपको चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए, जिससे आप मैपिंग, जैसे आर्मी के लोग हैं, डिफेंस के जो लोग होते हैं ना, उन्हें ज्योग्राफी का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। दो लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्योग्राफी यानी कि भूगोल बहुत अच्छे से आती है। एक तो जो भूगोल के विशेषज्ञ हैं उनको भूगोल बहुत अच्छी आएगी, मैपिंग का अनुभव होगा, किसी भी प्लेस को बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बता सकते हैं, लोकेशन को। और शायद उनसे भी अच्छी ज्योग्राफी कह सकते हो ग्राउंड स्तर की वो आती है एक आर्मी के सिपाही को, यानी कि एक डिफेंस के सिपाही को, क्योंकि वो फिजिकल उस स्थान पे रह रहा होता है, जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ होता है, उसको मैप की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एग्जैक्ट बता देता है कहां पर कौन सी लोकेशन होने वाली है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं होती। जब आप नौकरियों में जाएंगे, पता लगा किसी गवर्नमेंट आप सीडीएस इंडिया के थ्रू जा रहे हैं साहब, आपको लोकेशन ही नहीं एग्जैक्ट पता चल पा रही, इसलिए ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसको आप बिल्कुल हल्के मत लीजिए, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है आपका ये ज्योग्राफी, मैथ की तरह चलता है। ठीक है, नदियां पढ़ रहे हैं, तो नदियों में हमने देखा क्या साहब, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अब अगर आप देखें गौर से, तो यहां से एक नदी आ रही साहब, कौन सी है, सुबनसिरी नाम की नदी। कौन सी नदी है, सुबनसिरी नदी है। ये देखिए सुबनसिरी नदी है, आपका कहां से, अरुणाचल प्रदेश होते हुए आपकी निकलती हुई आ रही है। ये सुबनसिरी नदी आपकी क्या है साहब, आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में मानी जाती है। क्या है साहब, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में मानी जाती है सुबनसिरी। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है, तो आप बोल सकते हो सुबनसिरी जो है आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कहां पर मिल रही है साहब, असम में आकर के मिल गई। देखो जाकर के कहां पे मिल गई, जाकर के असम में आकर के क्या हो रही साहब, ये मिली जा रही है, जाकर के असम में आकर के क्या हुई, ये नदी मिल जाती है आकर के, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुबनसिरी के बारे में देख लिया आपने। ठीक है, इसके बाद अगर देखें गौर से, तो एक नदी और यहां पर दिख रही है, मानस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस किसकी सहायक नदी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है साहब मानस किसकी सहायक नदी है, और मैं यहाँ पढ़ाई की बात करूंगा, यहाँ मैं फालतू का डिस्कशन नहीं करने वाला, मैं फालतू की बातचीत नहीं करूंगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हो सकता है कि बोरिंग लगे या बहुत सारे लोग लगे कि यार कि थोड़ा सा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक इन्फॉर्मेशन की। आप जब प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं तो आपका फ्यूचर, आप 12th पास हो चुके हैं, अब आपको सिक्योरिटी, आपकी एज फिक्स है साहब, टाइम लिमिट फिक्स है साहब आपको, और उसी टाइम के अंदर आपको अचीव करना सब कुछ। अगर आपकी एज थोड़ा सा भी आपने अगर केयरलेस दिखाई तो आपकी एज ओवर हो चुकी है, और फिर गवर्नमेंट जॉब में आप भूल जाइए, फिर आपको फिर वही रियल लाइफ में घिसते पिसते रहेंगे, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन के शिकार होते रहेंगे। बहुत जरूरी, इसलिए समय पे, सही समय पे आप तैयारी करिए बहुत सटीक तरीके से। मानस क्या है साहब? मानस ये भी साहब क्या है? आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है साहब, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ये भी कहाँ मिलती है जाकर के, गौर से अगर देखें जाकर के तो ये असम वाले क्षेत्र में ये भी मिल रही जाकर के, यानी कि असम में आपकी आकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण है, दाहिने ओर से मिलने वाली नदियों में से एक मानी जाती है ये आपकी कौन सी? मानस। क्लियर? तो मानस के बारे में आपने समझ लिया। अच्छा, इसके बाद अगर देखें यहाँ पे एक नदी और, देखिए दो नदियों के बारे में हमने यहाँ पे देख ही लिया, सुबनसिरी हो गई, मानस। धनसिरी बाएं ओर से मिल रही साहब जाकर, नागालैंड से एंटर करते हुए जा रही है साहब। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो एक तीस्ता नदी बहती हुई जा रही है, ये भी क्या मानी जाएगी साहब? बाएं और दाहिने ओर से मिलने वाली नदियों में मानी जाएगी, क्योंकि तीस्ता तो खैर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पढ़ भी लेंगे, लेकिन तीस्ता नदी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तीस्ता नदी जो है ये सिक्किम से निकलती, कहाँ से निकलती है भाई? ये सिक्किम से निकलने वाली नदी है। कहाँ से निकलने वाली है? ये जो नदी आपकी सिक्किम से निकलने वाली नदियों में से मानी जाती है। अच्छा, सिक्किम में निकलने वाली नदियों में से आपका दूसरी कंडीशन, आपका यहाँ पे ग्लेशियर पड़ता है जिसको बोलते हैं जेमू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? जेमू ग्लेशियर। इस जेमू ग्लेशियर से क्या होता है साहब? ये तीस्ता नदी का उद्गम माना जाता है, यानी कि जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी निकलती है। अच्छा ठीक है, अब ये तीस्ता नदी निकलते 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 भैया आई बांग्लादेश में प्रवेश किया, और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ये जाकर के जमुना में मिल जाएगी, यानी कि ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी। तो किस नदी में मिलती जाकर के? ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है जाकर के, ऐसे ध्यान रखिएगा। तीस्ता नदी किस नदी में मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। इधर से पद्मा आ रही है साहब, ये देखो पद्मा, इधर से पद्मा मिल गई जाकर, जो गंगा की धारा है, तो ब्रह्मपुत्र हो गया प्लस तीस्ता हो गया, ये सारी नदियां एक साथ संगम में जाएंगी, तो इधर पद्मा हो जाएगा। और साहब ये मिलने के बाद साहब क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। जब जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र और गंगा मिल जाती हैं आपस में, तो एक नया नाम पड़ता है जिसको कहा जाता है मेघना। क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मेघना। तो मेघना क्या है साहब? ये आपका जब गंगा आपका प्लस ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं, तो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपके मिल जाएंगे तो उस समय मेघना कहा जाएगा। गंगा का पर्टिकुलर नाम पद्मा है, ब्रह्मपुत्र का पर्टिकुलर नाम जमुना है। बहुत आसान चीजें हैं समझना, कोई कठिन नहीं है। यमुना अलग रिवर है, यमुना एक अलग रिवर है। तो अगर इस तरह से चीजों को अपने दिमाग में आप बैठा लो तो ब्रह्मपुत्र हो, गंगा हो, सिंधु हो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, किसी कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। फिर भी अगर डाउट होता है तो फिर से आप कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी राय। एक नया तरीका लेके आएंगे, एक नए तरीके से बात करेंगे, रिवर के बारे में, नदियों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर? ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था किसके बारे में? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, जिसको हमने समझने का प्रयास किया। क्लियर? अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं साहब? आपको थोड़ा सा बताते हैं आगे का प्लानिंग क्या है, आगे हम क्या करने वाले हैं साहब। हमने तीनों नदियों के बारे में बात कर लिया, बहुत ही जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिलेंगे, अब डेली आपको फटाफट बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं। आप बस निपटाते जाइए, जीएस सिलेबस पढ़ते जाइए, आप घर में बैठे कहीं बैठे आप बस पढ़ते जाइए, बस आपका काम है सिर्फ पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना। ठीक है, चलो अब बहुत जरूरी हो जाता है साहब, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आशाएं जुड़ी हुई होती हैं सबके साथ में, बहुत सारे लोगों की आशाएं जुड़ी होती हैं, उन आशाओं को भी पूरा करना होता है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा साहब, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करेंगे। हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करेंगे। क्या होता है ये? जैसे प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली जो भी नदियां, उन सबको प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाता है। अब प्रायद्वीपीय भारत क्या है? मध्य प्रदेश हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ये प्रायद्वीपीय हिस्सा है। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये पूरा का पूरा क्या है साहब? प्रायद्वीपीय हिस्सा है आपका, जो तीन ओर से जल से घिरा हो। इधर से आपका बंगाल की खाड़ी, इधर से आपका अरब सागर, और यहाँ से आपका हिंद महासागर। यानी कि जो लैंड बॉडी, जो भूस्थल तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। यानी और द्वीप क्या है? जो चारों ओर से जल से घिरा हो। तो हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करेंगे, क्यों इन्हें मौसमी नदियां कहा जाता है, और कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, और कौन सी नदियां बे ऑफ बंगाल में, इनके बारे में भी समझ लेंगे। और इसके बाद जब हम ये समझ लेंगे तो आगे का पोर्शन हमारा क्या होगा? वन बाय वन रिवर्स के बारे में बात करना चालू कर देंगे।
फिर हम नर्मदा के बारे में बात कर लेंगे, नर्मदा की जितनी भी विशेषताएं होंगे देख लेंगे। फिर हम ताप्ती नदी के बारे में, वो तीस्ता था, ये ताप्ती नदी है जो नर्मदा के पास से निकलती है, आपकी नर्मदा के दक्षिण से इवन निकलती है, ठीक है ना, सतपुड़ा और विंध्याचल के आसपास से बात करेंगे। फिर गोदावरी नदी के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कृष्णा नदी के बारे में, इनको भी समझ लेंगे। यहाँ पर ये पूरा एक साथ वीडियो आएगा, इसमें क्या करेंगे, प्रायद्वीपीय नदियों को हम एक साथ पूरा समझाएंगे यहाँ पर, इसके लिए अलग से बार बार वीडियो नहीं बनाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, कावेरी नदी के बारे में भी अध्ययन करेंगे। कावेरी नदी पे बहुत सारा कह सकते हो मुद्दा हाईलाइटेड रहता है, क्योंकि आपने नाम सुना होगा सदगुरु देश के लिए इस समय सबसे बड़े कह सकते हो संत के रूप में माने जाते हैं। अद्भुत ज्ञान है, कह सकते हो वर्तमान के महात्मा बुद्ध, इस मतलब आप कह सकते हो वर्तमान के महात्मा बुद्ध है बाबा सदगुरु। जिस भी प्रश्न का आप जवाब पूछेंगे सब मिलेगा साहब, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसा मेरा मानना है। वो भले ना स्वीकार करें, लेकिन मेरा साहब मुझे लगता है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति है, उन्होंने अद्भुत अध्ययन किया साहब, चीजों का अद्भुत ज्ञान है साहब, उन्हें महसूस हुआ है चीजों का। तो मतलब उन्होंने कावेरी को जिंदा करने का एक मुहिम चलाई है, कावेरी नदी, क्योंकि कावेरी नदी इस समय दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों मानी जाती है, जिसमें आज समय सबसे पॉल्यूशन की समस्या और नदी सूख रही है, पानी खत्म हो रहा है, तो आसपास पौधे लगवा रहे हैं साहब, अद्भुत काम है। संतों का काम भी यही होना चाहिए साहब, देश के उपकार के लिए। फिर हम महानदी के बारे में अध्ययन कर लेंगे, महानदी की जितनी विशेषताएं होंगी वो अध्ययन कर लेंगे, मैप में भी देखते चलेंगे। फिर हम लूनी रिवर हो गई, माही रिवर हो गई, ऐसे अध्ययन कर लेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन होना चाहिए। दामोदर रिवर हो गई आपकी, चाहे फिर पेरियार नदी हो जाए, इनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और यहीं से हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा साहब, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, बस बिंदास तरीके से आप लग जाइए और मजा आने वाला है। पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा नदी तंत्र। अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताएं, और वीडियो को यार शेयर करते जाओ, अभी आप लोग शेयर नहीं करते हो। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट बस इतनी सी होती है कि आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर करने का प्रयास करें, थोड़ा सा अपने ग्रुप में फैलाएं, और ज़्यादा कुछ नहीं आपसे रिक्वायरमेंट है, इतना ही है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, और साथ में हिस्ट्री का वीडियो आपको मिलेगा, और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के वीडियो भी स्टार्ट होने वाले हैं बहुत ही जल्दी से। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दिखा देता हूं, देखिए जैसा अगर मैं आपको दिखाऊं आपको मजा आने वाला है। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लगता है कि यार साहब समझ ही नहीं आएगा कैसे पढ़ेंगे इकोनॉमी, लेकिन मैंने जो इकोनॉमी बनाई है ना साहब, पहले तो सबको आपको बहुत ही बिंदास तरीके से इकोनॉमी का सिलेबस दिखा देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम चलेगा, अर्थव्यवस्था का सिलेबस डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर, पूरा का पूरा क्या क्या पढ़ना अपन को। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं साहब, इकोनॉमी जब ये पढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक जो होगा, जैसे हम टॉपिक की बात करें, एक छोटा सा टॉपिक लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, बैंकिंग ले लेता हूं साहब। अब बैंकिंग में देखिए मैंने इतना गजब से बनाया हुआ है आपके लिए कि मतलब मजा आ जाएगा साहब, मजा आने वाला है साहब बैंकिंग के लिए। देखिए बैंकिंग के बारे में जब हम बात करेंगे तो पहले जो पढ़ना है, आरबीआई क्या होता है, बैंक क्या होता है, मौद्रिक नीति क्या होती है, फिर बैंक होता क्या है, नेशनलाइजेशन क्या होता है बैंक का, राष्ट्रीयकरण क्या होता है, इन सब के टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर बैंक के बारे में हम देखेंगे, आरबीआई की जितने इंपॉर्टेंट चीजें होंगी सब मैं लिखाऊंगा बिंदास तरीके से, मजा आने वाला है। फिर क्या होता है और भी गवर्निंग बॉडी क्या होती है, आरबीआई के काम क्या होते हैं, चीजें अब इनमें मैं आपको समझाऊंगा। क्रेडिट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आज तक अभी आपको शायद आरआर रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सीआरआर क्या होता है, इन सब के बारे में शायद कंफ्यूजन रहा हो हमेशा। अच्छा हो सकता है आपको क्लियर भी हो, मजा भी आ रहा हो, लेकिन अगर नहीं क्लियर तो मैं आज को क्लियर कर दूंगा इन सब चीजों के बारे में, पूरा यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। एक एक चीज बताऊंगा, बैंक दर क्या, रिपो रेट, सब चीज यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी। बस ये है कि आपको लगना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेगा आपको बहुत जल्दी, आपको नए टॉपिक के साथ में मिल रहे हैं, और करंट अफेयर के भी जो भी हाईलाइटेड मुद्दे उन पर भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।